students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our economics of 10th class. Chapter is 1 development. डेवलपमेंट अर्थात विकास। 10th क्लास की इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विकास। तो सबसे पहले विकास किसे कहते हैं इसके बारे में जान लें। विकास का मतलब है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, पहले से ज्यादा अच्छे हालातों का बनना। देखिए, अगर हम विकास को व्यापक और बड़े भी रूप में देखना चाहते हैं, वृद्धि के रूप में देखना चाहे, तो इसका अर्थ निकलता है प्रति व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी। एक व्यक्ति की जितनी आय है उससे ज्यादा होना। प्रति व्यक्ति, प्रति का मतलब है एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होना। लोगों के जीवन स्तर में पहले से ज्यादा सुधार होना, पहले जो सुविधाएं उनके प्राप्त है उससे ज्यादा उन्हें मिलना, और गरीबी में कमी है। तीन चीजें मुख्य हैं: जीवन स्तर में सुधार, आय में वृद्धि और गरीबी में कमी का होना। वास्तव में क्या कहलाता है? विकास। लोगों के जीवन में होने वाली तरक्की को हम विकास कहते हैं। जो पहले से ज्यादा कुछ उसे और अधिक संपूर्णता से संभाव्य रूप से मिला। राष्ट्रीय विकास इससे अलग है। किसी भी राष्ट्र का विकास, देखो, विकास प्रति व्यक्ति का होता है, राष्ट्रीय विकास किसी राष्ट्र का विकास होता है जिसमें राष्ट्र जो है वो अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक ऐसी क्षमता रखता है, उसका प्रयोग करता है जो प्रति व्यक्ति की आय में भी सुधार करे, प्रति व्यक्ति के जीवन स्तर में भी सुधार करे, उसकी स्वास्थ्य में भी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी उसकी बाधाएं उनको दूर करे, और सामाजिक सेवाएं भी उसे उपलब्ध कराए। राष्ट्रीय आय में सब कुछ आ जाता है। प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हो, उसके जीवन स्तर में, उसकी शिक्षा में, उसके रोजगार में, उसके स्वास्थ्य में और उसके सामाजिक वातावरण में, सामाजिक संरक्षण में, सामाजिक सेवाओं में भी। इस तरह से आर्थिक विकास, एक व्यक्ति का विकास और एक राष्ट्र का विकास मैंने आपको समझाया। उसके बाद किसी व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना भी हो। व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य कैसे हो सकते हैं? मान लो किसी व्यक्ति को काम आज मिला है, फिर 3 दिन तक कोई काम नहीं मिलता, अनियमित काम है उसका। एक व्यक्ति 1 महीने काम पर जाता है, फिर 4-5 महीने वो खाली रहता है, तो इस तरह से उसके लिए ये विकास नहीं है। उसके लिए नियमित काम का मिलना विकास है। उसे रोजाना काम मिलेगा तो उसे रोजाना उसकी आय में वृद्धि होगी। इसी तरह बढ़िया आय, पहले जो उसे आय मिलती है उससे ज्यादा पैसा मिले, उससे ज्यादा धन मिले। उसे विद्यार्थी के लिए हम किसे विकास कहेंगे? अच्छी शिक्षा का होना। जो शिक्षा वो प्राप्त कर रहा है उसमें उसे अच्छे से अच्छे साधन उपलब्ध हो, अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, और उसकी बेसिक्स जो क्लियर है होने चाहिए सारे। वो खुद भी पढ़े और दूसरों से पूछकर भी अपने नॉलेज को बढ़ाए। जीवन में सुविधाओं का प्राप्त होना एक आदमी के लिए एक विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। विकास यानी प्रोग्रेस का करना। विद्यार्थी के लिए शिक्षा में, एक जो ग्रामीण नारी है उसके लिए एक संतुलित, एक नियंत्रित जीवन जीना, घर में उसका आदर होना, शांति का होना, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त होना। इस तरह से सबके अपने अपने अलग उद्देश्य हैं। प्रति व्यक्ति आय अब किसी कहते हैं? हम बार बार बोल रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय है क्या? प्रति व्यक्ति आय का मतलब है किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में आय के हिसाब से एक व्यक्ति की जो कुल आय है उसे कहा जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति के हिसाब से आय, उस देश की कुल आय उसकी कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। प्रति व्यक्ति की आय को राष्ट्र की कुल आय और नीचे जनसंख्या से भाग देकर जो निकालते हैं हम वो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र आपसे कोई पूछे, सामने लिखो प्रति व्यक्ति आय, ऊपर राष्ट्रीय आय, उस देश की कुल कितनी आय उसको, और नीचे कुल कितनी जनसंख्या उससे। जनसंख्या जब पूरे देश की को हम पूरी राष्ट्रीय आय से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी।
1 नंबर के मार्क्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लेना। विभिन्न देशों की तुलना का महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? अगर हम ये देखते हैं कि विभिन्न देश किस तरह से किन मापदंडों को अपनाते हैं जब वो विकास को निकालते हैं कि मेरे देश का कितना विकास हुआ, तो उसमें क्या है? औसत आय। औसत आय का मतलब वही प्रति व्यक्ति आय कि एक व्यक्ति की आय कितनी है। अब एक एक व्यक्ति के घर जाकर तो हम पूछ नहीं सकते, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया है कि कैसे हम उस आय को निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो विश्व बैंक है, पूरे विश्व में जो बैंक है वो भी प्रति व्यक्ति आय को ही मुख्य महत्वपूर्ण मापदंड मानता है विकास का, आय का। ठीक है, जो भी हम विकास के लिए अगर मापदंड रखते हैं तो सबसे पहले हम प्रति व्यक्ति आय को रखते हैं। उद्देश्य जो भी है, इसके लक्ष्य आय वाले देशों को विकसित देशों से और कम विकसित देशों में काउंट करना। जैसे हम कैसे मानेंगे जो विकास के लक्ष्य हैं, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक निर्धन देश, दूसरे विकसित देश और तीसरे विकासशील या कम विकसित अविकसित देश भी जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, ये कौन से देश हैं? ये विकसित देश है। और पाकिस्तान है, अपना भारत है, ये विकासशील देश है। तो इस तरह से इनका भी एक मापदंड रखा गया आय का कि कितनी आय वाले देश इस श्रेणी में होंगे और कितनी आय वाले इसमें। ये टॉपिक हम कल क्लियर करेंगे। अभी हमारा प्रति व्यक्ति आय और विकास के लक्ष्य चल रहा है। तो इस तरह से हम विभिन्न देशों को विभिन्न श्रेणियों में रखकर भी आय का अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह आगे विभिन्न जो लक्ष्य हैं आय विकास के, वो कई बार क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, विकास नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनकर आता है आपका 3 नंबर में 5 नंबर में कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास किस तरह से नहीं है, इसका उदाहरण दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक धनी और संपन्न किसान है, वो हर साल अपनी फसल को बेचने जाता है, लेकिन उसके लिए विकास क्या होगा कि हर साल उसे बड़े हुए रेट में उसकी फसल जाए, वो अच्छे से अच्छे दामों में अपनी फसल को बेचे, उसके लिए तो विकास है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो उसी फसल को, क्योंकि उसके इनकम सोर्सेज कम है, तो वो तो अपनी आय के हिसाब से उसको खरीदेगा ना, तो वो उस फसल को लेना चाहता है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं इसको कम से कम पैसों में खरीदूं कि मेरे बजट में आ जाए, जितना पैसा मेरे पास है मैं उतने में इसको खरीद सकूं। तो उसके लिए वो विकास कब होगा? जब वो कम दामों में उस फसल को खरीदे। तो इस तरह से दोनों में अंतर हो गया, दोनों के लक्ष्य भिन्न हो गए। एक संपन्न किसान के लिए तो उसे कम पैसों में बेचता है तो नुकसान है, वो उसके लिए विकास थोड़ी हुआ। विकास किसको काम में? जो प्रोग्रेसिव हो, पहले से बेहतर हो, तो पहले से बेहतर थोड़ी हुआ, तो डाउन चला गया, तो उसके लिए वो विकास नहीं है। एक गरीब किसान अगर उसको महंगा खरीदता है तो उसके लिए बेहतर नहीं है, सस्ता खरीदता है तो उसके लिए बेहतर है। इसलिए दोनों के लक्ष्य भिन्न हो गए। एक बांध परियोजना चलाता है एक उद्योगपति अधिक पैसा कमाने के लिए, वो उसके लिए एक अच्छा विकास है, क्योंकि उससे ये परियोजना चलेगी तो उसे आय के साधन बढ़ेंगे, वो उनसे अनेक तरह की परियोजनाओं को शामिल कर सकता है और आय कमा सकता है। लेकिन जो वहाँ उस गांव के रहने वाले हैं जहाँ पर वो बांध बनाने जा रहा हो उद्योगपति, तो उस गांव के जो निवासी हैं, बांध कोई थोड़े बहुत जगह में तो बनेगा नहीं, 1-8 कमरों की जगह लेनी नहीं, पूरे के पूरे आसपास के गांव खाली करवाने पड़ते हैं। जब पूरे के पूरे गांव को खाली करवाया जाएगा तो जो लोग पैदाइशी वहीं रहते आए, जिनके खेत हैं, जमीनें हैं, मकान हैं, उनका व्यवसाय है, कभी से वो वहाँ रह रहे हैं, तो वो अपनी जगहों को खाली करते हैं तो उनका मन टूटता है, उनको विस्थापित होना पड़ता है। तो ये उसके लिए विकास थोड़ी है, उसके लिए तो अपने जगह को खोना हो गया। विकास किसके लिए हुआ? उद्योगपति के लिए। विनाशकारी किसके लिए हुआ? गरीब जनता के लिए, जो उस देश के उस हिस्से में रहती है जहाँ पर वो बांध बनने जा रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। मान लो किसी शहरी क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो शहर में एक अमीर घर का लड़का भी और लड़की भी किसी अच्छे संस्थान में, इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो उसके लिए वो विकास है। और लड़की को भी वो अच्छे पैसों में, क्योंकि उनका बजट है, वो अच्छे से स्कूल में, अच्छे कॉलेज में डाल सकते हैं, तो ये उसके लिए विकास है। लेकिन एक गरीब गांव का बच्चा अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है तो उसके लिए ये विकास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपने घर की स्थिति से जूझकर बाहर एडमिशन लेने जाएगा,
तो ये उसके लिए घर के हालात से ऊपर हो गया ना, तो उसके लिए हम विकास नहीं कह सकते हैं। घर गांव में किसी भी लड़की को स्कूल कॉलेज में भेजना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और उसे अगर किसी दूसरे गांव शहर में पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो ये उसके लिए विकास है। इसीलिए मैंने पहले समझाया कि विकास के लक्ष्य भी हर एक के लिए अलग अलग है। एक विद्यार्थी के लिए जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट है उसके लिए अच्छी शिक्षा पाना विकास है, लेकिन वहीं पर एक प्लेयर के लिए जो खिलाड़ी है उसके लिए बार बार अपनी खेल प्रतियोगिता को जीतना एक विकास है। उसके लिए पढ़ाई में वो 1% पीछे रह जाए, लेकिन जो उसका मकसद क्या है कि मुझे खेल में आगे जाना, तो वो उसके लिए विकास है। इस तरह से हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उनकी रुचियों पर डिपेंड करता है, प्रति व्यक्ति के हालात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का विकास चाहता है। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब देश के विकास को जानने के लिए हमें सबसे पहले कि देश का विकास क्या है, कितना हुआ है, उसके लिए हम सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को जानेंगे कि राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा एक व्यक्ति को मिलता है। तो निर्धन जब हम अप्रति मान लो कि लक्ष्य अलग अलग होंगे, हम कहते हैं कि लक्ष्य भिन्न भिन्न है, तो आय ही विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसमें हम आय को मान लेते हैं, ठीक है, आय होने से आय को विश्व बैंक ने भी मापदंड माना है, और आय से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है। अगर इंसान को संपन्न आय मिलती है, अच्छी आय मिलती है, तो अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा कर सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, बंगला खरीद सकता है, एसी खरीद सकता है, एलईडी लगा सकता है, गाड़ी ले सकता है। जीवन को जीने के लिए जो उसे मूलभूत सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं चाहिए वो ले सकता है। वो किससे पूरी होंगी? उसके पैसे से, उसकी आय से। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके विकास के लक्ष्यों में शामिल है, लेकिन आय से संबंधित नहीं है। जैसे कि आय हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए? एक विकास के देश को, एक देश का जो विकास है उसको जानने के लिए, क्योंकि हम देश का विकास तभी जान पाएंगे जब हम प्रति व्यक्ति को निकाल पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? देश की कुल आय और नीचे कुल जनसंख्या को डिवाइड करके। उसके बाद एक व्यक्ति को राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा मिलता है, ये भी हम प्रति व्यक्ति आय से जानेंगे। निर्धन व विकसित देशों को सूचीबद्ध करने के लिए, क्योंकि हमको इन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा है, तो आय के हिसाब से रखा है कि इतनी से इतनी आय वाले निर्धन, इतनी से इतनी वाले विकासशील, वो आपको मैं कल कराऊंगी। उसके बाद आर्थिक नीतियां बनाने के लिए किसी भी देश में कि कितना विकास हुआ है आर्थिक रूप से, यहाँ के लोग कितने संपन्न। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, केरल और पंजाब का। पंजाब में लोगों की बेहतर आय है, अच्छा कमाते हैं, क्योंकि वहां पर 5 नदियों का वहां पर आगमन है, उससे वहां की फसल हमेशा अच्छी होती है। गेहूं और चावल पंजाब के फेमस है, तो वहां पर गरीब से गरीब किसान भी एक संपूर्णता वैभवतापूर्ण जीवन जीता है, गरीबी नहीं है वहां पर। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो विकास के मामले में केरल ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि पंजाब में तो केवल आय के साधन उपलब्ध है, लेकिन केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तीनों चीजें है। यानी वो अपनी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों की शिक्षा पर भी, लोगों के स्वास्थ्य स्तर पर भी ध्यान देता है। इसलिए संपूर्ण विकास अगर हम देखें तो केरल के नागरिकों में मिलता है। पंजाब की आय को हम मान सकते हैं, लेकिन विकास हम कह सकते हैं कि केरल के नागरिकों का हुआ है। तो निर्धन और विकसित देशों को सूचीबद्ध रखने के लिए भी किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी राज्य का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी हमें प्रति व्यक्ति आय की जरूरत पड़ती है। प्रति व्यक्ति आय का महत्व क्या है, कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया। उसके बाद विकास के बारे में हम नहीं जान पाते हैं, प्रति व्यक्ति आय के बारे में तो हम इतनी चीजों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन विकास हम किसे कहेंगे? आय के अलावा जब व्यक्ति की शिक्षा स्तर में सुधार हो। आय ठीक है, आय तो एक गरीब जो पढ़ा लिखा नहीं है, कई बार आप देखो कितने बड़े उद्योग अच्छे चला लेता है, कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोल लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन शिक्षा ना होने से उसको एक बोलने का तरीका, एक उसको कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी रह जाएगी। दो व्यक्तियों से, दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में वो व्यक्ति खुद बात नहीं करेगा, उसको पे करेगा या उसका कोई रिश्तेदार जो पढ़ा लिखा होगा वो करेगा। तो इसके लिए किसका होना जरूरी है? शिक्षा के स्तर का बड़ा होना जरूरी है। स्वास्थ्य स्तर, अगर पैसा है लेकिन वो व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। एक
जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, परेशान रहता है, वो अपने परिवार को नहीं, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में काम करता है उसको भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जीवन प्रत्याशा दर कि 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले व्यक्ति कितने हैं, मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या कितनी है। मतलब हमें जन्म मरण का आंकड़ा समझा जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि किसी सार्वजनिक सुविधा के कारण तो बच्चे नहीं मर रहे, समाज में उनकी सुरक्षा तो हो रही है ना, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं तो उपलब्ध है ना, जो एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। निबल अनुपस्थिति अनुपात यानी 6 से 10 साल तक के बच्चों का स्कूलों में उपस्थित होना, ये निबल अनुपस्थिति अनुपात कहलाता है। किसी भी क्लास में उनके अटेंडेंस लगाना और पता लगाना कि 6 से 10 साल के बच्चों का स्कूल में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, उनकी शिक्षा किस तरह से चल रही है, ये निबल अनुपस्थिति अनुपात कहलाता है। साक्षरता दर 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जरूरी नहीं है कि उसे डिग्री ही हासिल हो, MA BEd या BSc या BTech कुछ लेके बैठा हो, ऐसा नहीं, इतना सक्षम हो कि वो किसी पत्र को पढ़ सके, अखबार को पढ़ सके, किसी सूचना को पढ़कर जान सके, तो वो साक्षरता दर जो किसी भी राष्ट्र के लिए जरूरी है। कौन कौन सी चीजें, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य विस्तार, जीवन स्तर में सुधार, उसके मृत्यु दर में कमी लाना और निबल अनुपस्थिति अनुपात कि स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि शिक्षा कैसे बढ़ी है, कितने स्तर पर प्रोग्रेसिव हुई है। और साक्षरता दर, ये चीजें एक विकास के लक्ष्यों को पूरा करती है। ठीक है, आज हमने पढ़ा है प्रति व्यक्ति विकास, आय के स्तर पर, राष्ट्रीय विकास और हाँ उसके लिए विभिन्न आय के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, और किसी के लिए एक विकास है तो दूसरों के लिए क्यों नहीं हो सकता, और विकास में हम किन पहलुओं को रखते हैं और प्रति व्यक्ति आय में किन पहलुओं को रखा जाता है। आज के जो मेन बेसिक्स थे वो मैंने आपको करवा दिए, कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैंने इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे जो आपको याद करने हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में समझाया जा सकता है, क्लियरली सब कुछ नोट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनकी पिक साथ भेजती हूँ मैं ताकि आप उन्हें लिखें और याद करें। हो सकता है आपके पास वो बुक ऑलरेडी हो, जिन बच्चों के पास नहीं है वो मेरे द्वारा भेजे गए नोट से करें, जिनके पास बुक है वो टैली कर ले वही नोट से और फिर वो उनको करें, लिखें। ये मत सोचना कि मैडम ने बुक के पेज भेज दिए और हमें ही कर लें, समझाने के बाद मैंने पेज भेजे क्योंकि याद करने में आपको इजी रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।